पहला है वन लाइफ कैपिटल। ये शेयर काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आया आज के सत्र में, और टुडेज ट्रेड था। आज आपको बाजार खोलने से पहले बता दिया गया था कि ये शेयर काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आएगा। 12% के आसपास की तेजी स्टॉक पे देखने को मिली, और 8:30 बजे आपको रोज बरोज एक ऐसा शेयर बताया जाता है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज एक और शेयर जहां पर आज रिटर्न स्ट्रांग मिल रहे हैं, और ये आज का सुपर शेयर, यानी कि 9:30 बजे आपको इस सेगमेंट पे बताया गया था स्ट्रांग रिटर्न इसमें मिले। टाटा मेटालिक्स, देखिए टाटा ग्रुप समूह के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और टाटा मेटालिक्स उसमें से एक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 34% से ज्यादा के रिटर्न डिलीवर कर चुका है। नेल कास्ट अहम एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक निकला है, और इसमें आज निचले से काफी स्ट्रांगली एक बढ़त है और 8% के स्ट्रांग रिटर्न्स दे रहा है। टिन प्लेट एक और स्टॉक जो आज ट्रेडर्स के फोकस में, इनफैक्ट कल से ही यहां पर वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग हो गई थी, और अब 2 दिन में 26% के आसपास चढ़ चुका है। गुजरात फ्लोरो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है कंप्लीटली। एक तेजी बनी थी इस हफ्ते की शुरुआत में, कल थोड़ा डिप था लेकिन आज फिर से एक्टिव हो गया। और रुचिरा पेपर, इस स्टॉक पे भी काफी स्ट्रांग रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक स्टॉक इंटरेस्टिंग है नईवले लिग्नेट, क्योंकि 17,000 करोड़ का यूपी में जो प्रोजेक्ट है उसको सीसीए ने मंजूरी दी, उसका एक इंपैक्ट देखिए, 7% के आसपास की तेजी। एड लैब्स, जेपी एसोसिएट्स, बहुत ट्रेड्स हैं आज आइडेंटिफाई जो हुए हैं आज मार्केट में, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। मेरे साथ किरण यादव जी जुड़े। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, एल&टी इन्फोटेक की डिसअपॉइंटमेंट हुई है लिस्टिंग पे, लेकिन फिलहाल आप बाजार पे देख के क्या लग रहा है, क्या यहाँ से अभी मात्र 1-2 पॉइंट्स की गिरावट, क्या फिर से निचले से खरीदारी देखने को मिल सकती है? ब्रॉडर इंडेक्स में बात कर रहा हूँ सर। रेज जी, यस, एक बहुत अच्छा सपोर्ट है करीबन 8540 का, उसको तोड़ते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ। हालांकि हमने देखा है ओपनिंग गैप अप से हुई है, उधर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। एल&टी इन्फोटेक ने थोड़ा सा मूड डैम्पन किया है, पर मेरे ख्याल से इससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि कल भी ये लेवल बहुत ही अच्छा बेस बन के उभर रहा था। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर लॉन्ग ट्रेड्स के लिए आपका स्टॉप लॉस 8530 रहना चाहिए, यानी 20 रुपए की रिस्क है, और इधर से वापस एक बार 8600 की ओर हम जाते हुए देखेंगे। तो एक बाय एंड डिप्स की रणनीति ही अपनानी चाहिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। राइट, पहला स्टॉक मैं आपसे पूछूंगा टाटा मेटालिक्स, क्योंकि 2 दिनों में ये स्टॉक तेज हुआ है, इसमें सर्किट फिल्टर्स में बदलाव हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर स्टॉक में काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन है। और वैसे भी जो टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स हैं, 29 जुलाई को अहम बैठक सारे मिस्त्री करते नजर आएंगे ग्रुप सीईओस के साथ, उससे पहले काफी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। टाटा मेटालिक्स आज भी 12% ऊपर है, क्या ये मोमेंटम भी और होगा या फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लें? रेड जी, मिड मई से ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट निकला था करीबन 120 रुपए से, हाई किया था करीबन 400 का। उसके बाद एक करीबन 1.5 महीना कंसोलिडेट किया, और परसों से इसमें एक रुझान वापस चालू हो गया है। एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, एसिडेंट ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, और इसका टारगेट बहुत ऊपर है। फिर भी अगर कोई किसी को ट्रेडिंग करना है तो भी ये स्टॉक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 470 का लगाना चाहिए अगर ट्रेडिंग के लिहाज से बाय करते कोई, और टारगेट 600 के मान के चलने चाहिए। पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की ओर से देख रहा है तो इसका स्टॉप लॉस 440 का रहेगा, और टारगेट्स बहुत बड़े हैं, करीबन 675 से लेके 800 तक रहेंगे। चलिए आपके पास लौटूंगा, कुछ स्टॉक्स आपने जो आइडेंटिफाई किया उस पर बात करूंगा, लेकिन पहले अंचल के पास चलते हैं। अंचल बताएं, ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? पहला स्टॉक। शुक्रिया। आज के लिए पहला स्टॉक डी लिंक का रहेगा। देखिए, राउटर और वाईफाई कारोबार में कंपनी है, आईटी सेवाएं प्रदान करती है, और एक शानदार पिक हो सकती है यहाँ से निवेश के लिए, ऐसा ICICI डायरेक्ट का मानना है। पहले तो नंबर्स के बैकग्राउंड की बात करते हैं। Q4 नंबर्स शेयर के काफ़ी अच्छे रहे थे कंपनी ने। अगर आप Q4 में ऑपरेटिंग मुनाफा देखेंगे तो करीब 12%, तो वही मुनाफा करीब 20% बढ़ता हुआ दिखा था। मार्जिन लगातार 2 से 3 तिमाहियों में अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ही चल रहे हैं। Q1 के नंबर्स में भी उम्मीद है इस बार मार्जिन रोबस्ट रहेंगे। कंपनी ने अपने खर्च को लगातार कटेल किया है, और वो एक बड़ा ट्रिगर है कंपनी के लिए, जिसकी वजह से ओवरऑल नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। वैल्यूएशन की बात करते हैं, मौजूदा कैश EPS 6.5 रुपये की है, वहीं FY17 के लिए अनुमानित EPS 7.40 रुपये और PE मल्टीपल 16 का। बेहद सस्ते दरों पे शेयर अवेलेबल है, एक हेल्दी कैश है कंपनी के पास, और एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद भी की जा रही है। सभी फैक्टर्स को देखते हुए ICICI डायरेक्ट मानता है आप डीलिंग में खरीदारी कर सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा 145 का। फिलहाल 1% की तेजी के साथ 123 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। आने वाले समय के लिए बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं, फंडामेंटल पिक है। अंचल, दूसरी ट्रेड बताएं, दूसरा पिक बताएं फंडामेंटल ग्राउंड्स पे। दूसरा पिक भी सिमिलर ग्राउंड्स पे ही है रजत। दूसरा शेयर रहेगा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का। देखिए, स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स के बाद कंपनी आप Q1 FY17 के नंबर्स पोस्ट करने वाली है,
और इस बार भी आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। Q4 में कंपनी का मुनाफा करीब 57%, तो वहीं ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 54% बढ़ा था। मार्जिन लगातार कंपनी के इंप्रूव होते जा रहे हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो Q4 में मार्जिन ऑलमोस्ट दोगुने हो गए थे वाई बेसिस पे, और Q1 FY17 पे भी एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन की उम्मीद है। कंपनी की मौजूदा कैश EPS करीब ₹12.25 की है और FY17 के लिए अनुमानित EPS ₹11.25, तो वहीं P मल्टीपल 5.5 का, यानी बेहद सस्ते दरों पे है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन शेयर कमांड करता है। एक अच्छे नंबर्स कंपनी लगातार पोस्ट करती आई है, रोबस्ट मार्जिन है, और यही कारण है फर्स्ट कॉल मानता है आप गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में खरीदारी करके चलिए। आपका इमीडिएटली शॉर्ट मध्यम अवधि के लिए लक्ष्य रहेगा ₹82। राइट, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। दो स्टॉक्स, डी लिंक और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इन दोनों को अपने रडार पर रखें। किरण जी, आपके रडार पर दो स्टॉक्स बताएं सर। पहला होगा टोरेंट फार्मा। डेरिवेटिव डेटा भी बहुत स्ट्रांग है, ओपन इंटरेस्ट करीबन 30% बढ़ता नजर आ रहा है और चार्ट पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो इधर एक खरीदी करने की सलाह होगी और स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1465 का और टारगेट 1545 के रखने चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा रेपको होम। रेपको होम ने पिछले 2 दिन पहले एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान था, पर आज वापस एक बार बहुत स्ट्रांग रुझान दिखाई दे रहा है, तो मेरा मानना है कि इधर भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 815 का रखेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से और टारगेट 839 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो स्टॉक्स और देखें, एक तो नेलकास्ट फिलहाल 71 के लेवल पे और दूसरा है टिन प्लेट। दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय से? नेलकास्ट भी एक अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक रुझान दिखाई दे रहा है। 70 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वो टारगेट मान के चलना चाहिए। इधर एक रिव्यू ले लेना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। और स्टॉप लॉस के लिहाज से करीबन 6950 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे अगर जाता है तो इससे निकल जाना चाहिए। टिन प्लेट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, ट्रेडिंग के हिसाब से भी है, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि इसमें थोड़ा सा लंबे नजरिया रखे इन्वेस्टर्स ने। स्टॉप लॉस इसमें 99 का रखना चाहिए, 113 शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर आप अगले 6 महीने का रुझान देखते हैं तो 160-170 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो नेवली लिग्नेट पे राय सर, 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है यूपी में CCA ने, इस स्टॉक पे आपकी राय? और दूसरा है गॉडफ्रे फिलिप्स, ये पिछले कुछ 10 मिनट में बहुत एक्टिव हुआ है, दोनों स्टॉक्स पे भी। न्यूवेली लिग्नाइट फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। करीबन 2014 में जो हाई बनाया था करीबन 110 का, उसके बाद एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, और अगर ये सारे टॉप्स ज्वाइन करते हैं तो ट्रेंड लाइन वैल्यू करीबन इधर ही आती है, तो इधर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस करेगा ये स्टॉक, उसके बाद ही इसमें कुछ अच्छा रुझान दिखने को मिल जाना चाहिए। तो 83 एक लेवल रहेगा जिसपे ध्यान रखना चाहिए। 83 के ऊपर हमें ज्यादा एग्रेसिव बाय करने की सलाह दूंगा। जी, दूसरा स्टॉक कौन सा बोला आपने? गॉडफ्रे फिलिप्स। छोटा सा कमेंट सर, समय की थोड़ी पाबंदी है। गॉडफ्रे फिलिप्स। अच्छा, गॉडफ्रे फिलिप्स बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न शॉर्ट टर्म में किया हुआ है, और इसका टारगेट मान के चलना चाहिए करीबन 1430 का। स्टॉप लॉस करीबन ₹15 नीचे रखना चाहिए करंट मार्केट प्राइस में। राइट, लेकिन एक अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स को 25 साल हुए, यानी कि फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन को 25 साल पूरे हुए, और इस दौरान इंडिया ने जबरदस्त तरीके से प्रगति की, अर्थव्यवस्था ने प्रगति की है, और फाइनेंस मिनिस्टर खुद कहना है कि सबसे बड़ी तो उपलब्धि यह है कि लोगों की चाहतें बढ़ी हैं। लेकिन ऐसे में स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, वो बताने के लिए सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित, बताएं, एक तो सेंसेक्स में जो कंपनियां थी 1991 में, अगर उनमें निवेश किसी ने किया होता तो कितना पैसा बन जाता? एस्टिमेट क्या कहता है, आंकड़े क्या कहते हैं, ये बताएं पहले आप। बहुत सोच से परे है ये रजत, किस तरह का आंकड़ा रहने वाला है, कैसा आंकड़ा रह सकता है। आप सेंसेक्स को भी महज देखिए तो 24 जुलाई 1991 जब ये रिफॉर्म की जो गाड़ी है उसकी शुरुआत हुई थी, जब से ये इसने रफ्तार पकड़नी शुरू की थी, तब करीब 1485 के लेवल पे सेंसेक्स कामकाज करता था, और आज आपके सामने है करीब 28,000 के लेवल पे सेंसेक्स पहुंच चुका है। तो एक एग्जॉर्बिटेंट गेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेंसेक्स ने दिखाई है, करीब 1780% का रिटर्न उस टाइम से लेकर अब तक सेंसेक्स में आ चुका है। लेकिन अब कुछ सेंसेक्स की कंपनियों की बात करें इंडिविजुअली, जहां पे एक मूव आया, तो उसमें पहला नाम टाटा स्टील। काफ़ी समय से, काफ़ी बड़े अंतराल से कंपनी कामकाज कर रही है, टिस्को के नाम से पहले ये जानी जाती थी, और टिस्को का शेयर करीब ₹97.52 के आसपास ये शेयर कामकाज करता था 24 जुलाई 1991 में, और वहाँ से लेके अब तक ये शेयर
368 रुपये आ चुका है। यानी कि गेन के हिसाब से देखिए तो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ट्रस्टवर्दीनेस बहुत है इस स्टॉक के साथ, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड स्टॉक के साथ रही है। बेहतर डिविडेंड, बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है। तो 300% के आसपास रिटर्न, इसमें एक जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा दूसरा नाम और बहुत इंटरेस्टिंग शेयर है जीएसके फार्मा। ये बहुत समय से कामकाज कर रहा है और 1991 में भी ये सेंसेक्स का हिस्सा होता था 24 जुलाई 1991 पर, और बहुत हैरानगी होगी आपको जानने की महज 65 रुपये के आसपास ये शेयर होता था, वहाँ से इसमें एक तेजी आई और 65 रुपये चलता हुआ शेयर आज 3399 रुपये या फिर 3400 रुपये के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। तो एक जोरदार तेजी इसने दिखाई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और करीब 5000% तक का रिटर्न भी दिया। लेकिन आप खाली इस डिविडेंड को ही मत देखें, बल्कि इसके साथ एसोसिएटेड जो इसका एक डिविडेंड जिसने दिया है उसको भी देखिए। केवल रिटर्न ही नहीं लेकिन डिविडेंड को भी देखिए कि इसने एक लंबे अंतराल में एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड भी दिया है। करीब 50 से 100 रुपये का डिविडेंड एक साल के अंदर कंपनी दे देती है, तो वो भी आप जरूर डिस्काउंट करने की कोशिश करें। इसके अलावा तीसरा और एक अहम नाम है कोलगेट का। ये भी एक लंबे अंतराल से कंपनी कामकाज कर रही है, करीब 72% मार्केट शेयर होल्ड करती है। दो आजकल इसमें डिप आके करीब 56% के आसपास आ चुका है, लेकिन फिर भी 47 रुपये के आसपास ये शेयर कहीं कामकाज करता था 1991 में, वहां से चलता हुआ शेयर आज 950। राधा इसके अगर हायर लेवल देखें तो 1000 रुपये के ऊपर के इसके हायर लेवल्स हैं, वो भी इसने छुए हैं। तो एक अच्छे तेजी दिखाई है, 1900% का रिटर्न दिया है। लेकिन ये जो रिटर्न है इसमें डिविडेंड का पार्ट अभी भी एडेड नहीं है। अगर डिविडेंड पार्ट ऐड करेंगे तो रिटर्न कहीं ज़्यादा होगा। तो अगर पेशेंस के साथ उस समय इनमें से कोई भी कंपनी के अंदर निवेश किया होता तो वो ज़्यादा और एक बहुत बेहतर रिटर्न के तौर पर आया होता। और लगातार राधा हम आपको आज दिन भर ऐसी कंपनियां बताते रहेंगे जहां पर एक अच्छे रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिले हैं। सुमित, हाथ कांप रहे मेरे यहाँ पर सुन के, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 47 रुपये का शेयर 949 के लेवल पे, कोलगेट, जीएसके फार्मा, कोई शेयर उस जमाने में आपने ट्रैक किया क्लोजली? रजत, मेरे को पता है क्योंकि आपने उस जमाने में बहुत से ऐसी स्टोरीज पता है आपको, इनफैक्ट स्कैम्स की स्टोरी पता है आपको, आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं हिस्ट्री मार्केट। रजत देखिए, उस जमाने में सेल एक ऐसा शेयर था जो कि 94 से इस पे कामकाज शुरू हुआ था, 7 से 8 रुपए के आसपास। अगर एडजस्ट कर देंगे डिविडेंड 70-80 पैसे के आसपास से उसका भाव होता था, वो चला है। लुपिन 7 से 8 रुपए के आसपास होता था, जिसमें तेजी देखने को मिली। एक जोरदार मोमेंटम आया। MTNL एक हिस्सा होता था सेंसेक्स का, उसमें भी करीब 14 से 15 रुपए के आसपास भाव होता था। वो पता लगे वो आज उसी भाव पर है, लेकिन हाँ इसने एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई भी है और बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब भले सेंसेक्स का हिस्सा नहीं है। एबीजी शिपयार्ड एक जमाने में सेंसेक्स का हिस्सा होता था, आज वो सेंसेक्स का हिस्सा नहीं है। तो ये सभी शेयर हैं जो एक जमाने में सेंसेक्स होते थे, सेंसेक्स का हिस्सा होते थे, लेकिन आज सेंसेक्स का हिस्सा नहीं है। कमाल है, बहुत शुक्रिया ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए और हिस्टोरिकल रिटर्न्स बताने के लिए। 25 साल में शानदार बढ़त सेंसेक्स में और सेंसेक्स की कंपनियों में। बहुत